Welcome you all guys once again. I am Archana Mayanandan and today I am going to start from chemistry. This is actually the page I have taken from the Lucent book and इसमें जो भी हम देखने वाले हैं ये काफ़ी important रहने वाला है क्योंकि हर एक एग्जाम में आप देखते हो कि 7 to 8 मार्क्स के केमिस्ट्री के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कुछ ही ऐसे पोर्शन है केमिस्ट्री के जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन हम लूसेंट का सारा पेज रिवाइज करेंगे और ज़रूरत पड़ेगी तो हम जो भी केमिस्ट्री का अगला नोट्स है हमारा क्राउन पब्लिकेशन का, वहाँ से भी जो डिफरेंस होगा लूसेंट एंड क्राउन में वो भी कंप्लीट करेंगे। क्योंकि अगर आपने लूसेंट एंड क्राउन कंप्लीट कर लिया है तो 90% एग्जाम के सिलेबस ऐसे ही कंप्लीट हो जाते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट है, ये स्पेशली वीडियो उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड है जिन्होंने एक बार भी लूसेंट के बुक के केमिस्ट्री को पूरी तरीके से पढ़ लिया है। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है एंड एग्जाम का लास्ट टाइम है तो आप इस वीडियो को डेफिनेटली देख के जाइएगा। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे, लेकिन शर्त ये है कि आपको आज मैं जो भी लाइंस बताने वाली हूँ, आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चन से पूछते हैं, आपको वो लाइन एक बार नहीं कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवाइज करके जाना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी गाइज इन एडवांस कि अगर बैकग्राउंड नॉइज कुछ भी आता है, वो गार्डन से नॉइज आ रहा है एंड मैं उसको कैंसिल नहीं कर सकती। सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि मॉडर्न केमिस्ट्री के फादर किसको कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं और ये डेट क्या है ये आपको याद रखना है। एंड ही इज़ अ फ्रेंच केमिस्ट। सबसे पहला लाइन ये है जिसको आप मार्क कर लेंगे। उसके बाद है सब्सटेंस एंड नेचर। तो ये पंच तत्व ये आप सबको पता है कि एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर है। तो ये सारी चीज़ें हम सबको पता है, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स से मेड ऑफ बना हुआ है। ये सारी चीज़ें हम सबको पता है। यहाँ पे ज़्यादा फोकस करने वाला एरिया ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस जहाँ से बनता है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे हाईलाइट करके रखा है। ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट से कुछ टाइम क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो सॉलिड में क्या होता है ना कि डेफिनेट शेप होता है एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है, राइट। इट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड ऑन अप्लाइंग प्रेशर। अगर आप लोहे पे प्रेशर हाथ का अप्लाई करोगे, क्या उसका शेप चेंज होगा? नहीं होगा, डेफिनेटली नहीं होगा। ब्रिक्स को आप क्या करोगे, आप दोनों हाथ से प्रेस करो, क्या उसका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है? नहीं होता है। तो सॉलिड आर जनरली हार्ड एंड रिजिड, वो रिजिड इन नेचर है। जैसे मेटल्स हैं, वुड हैं, ब्रिक्स हैं एंड कॉपर है। तो ये सब का आपको याद रखना है। एग्जाम्पल ही आपसे ज्यादातर पूछा जाता है। ये आपको नहीं बोला जाएगा कि सॉलिड का डेफिनेशन दो एंड लिक्विड का डेफिनेशन दो। हम लोग 2nd 3rd क्लास में नहीं डील कर रहे हैं। अब बात आती है लिक्विड स्टेट की। तो लिक्विड स्टेट प्रोसेस डेफिनेट वॉल्यूम बट नो डेफिनेट शेप। अब ये ग्लास है, इसमें अगर आपने लिक्विड कुछ डाला है तो ये इसका शेप ले लेगा। अब यहाँ पे ही यही एक बाउल है, अगर इसमें आप यही लिक्विड डालोगे तो ये जो बाउल का शेप है उसका लिक्विड ले लेगा। इस राउंड से शेप में आप जो भी लिक्विड डालोगे ये उसका शेप ले लेगा। तो इस टाइप की चीजें होती हैं और आप ये नहीं सोच सकते, जस्ट अ मिनट गाइस, ओके, आप ये नहीं सोच सकते कि लिक्विड को मैंने बॉटल में, अगर 1 लीटर लिक्विड है आपने किसी बॉटल में डाला है, उस बॉटल का जो शेप है उसको वो एक्वायर करेगा। लाइक वाटर, मिल्क, ऑयल, अल्कोहल, ये सब जिस बर्तन में रखा गया है, जिस कंटेनर में रखा गया है, उसी का शेप क्या करेगा? ले लेगा। गैसियस स्टेट में क्या है? अ गैस डज नॉट हैव आइदर अ डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप. It can be compressed to large extent on applying pressure and also take a shape of container where it enclosed. जैसे एयर, ऑक्सीजन सिलेंडर आप देख लीजिए, नाइट्रोजन देख लीजिए, अमोनिया देख लीजिए, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो उसकी बात आप कर लीजिए। इस पेज में, इस पैराग्राफ में आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जिसमें हमें देखना है ये सारी चीजें उतना जरूरी नहीं है। अब यहाँ पे आ जाइए। द 3 स्टेट ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 4th स्टेट क्या है ये आपसे पूछा जाता है, दो डेट वन इज प्लाज्मा स्टेट एंड 5th स्टेट क्या है? बोस-आइंस्टीन, राइट। ये 4th एंड 5th से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बनता है। आप पिछले ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिए। उसके बाद बात करते हैं प्लाज्मा स्टेट की और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट की कि ये आखिर है क्या, जहां से क्वेश्चन बनता है। Plasma state consists of super energetic and super excited particles
है ना। दीज पार्टिकल्स आर इन द फॉर्म ऑफ आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में क्या होता है, तो प्लाज्मा स्टेट होता है। अब प्लाज्मा वो ब्लड वाला, ब्लड से रिलेट करके नहीं सोचेंगे, यहाँ पे क्या है, आयोनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में ये होता है कौन सा, प्लाज्मा स्टेट। बस बात यहीं पे खत्म हो गई। उसके बाद हम देख लेते हैं कि प्लाज्मा कैन अकर व्हेन मैटर इज हीटेड टू वेरी हाई टेम्परेचर। यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, वैसे तो अभी तक नहीं पूछा गया है। द मैटर इन प्लाज्मा स्टेट इज collection of free highly electronic and highly excited electrically charged particles। दूसरा है the fluorescent tubes and neon sign bulbs contain inert gases। तो आपसे ये कितनी बार पूछा जा चुका है कि जो नियॉन साइन बल्ब्स हैं उसमें कौन सा गैस कंटेन करता है, वो कौन सा गैस भरा होता है, तो इनर्ट गैसेस। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू देम दे प्रोड्यूस ग्लोइंग प्लाज्मा, है ना। हैविंग अ कैरेक्टरिस्टिक कलर डिपेंडिंग अपॉन अ नेचर ऑफ गैस। गैस का नेचर क्या है उस पर डिपेंड करता है कलर का। इट इज प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा दैट मेक्स CFL ट्यूब ग्लो, है ना। यहाँ से सारी चीजें प्लाज्मा से रिलेटेड हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो फिफ्थ स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बाद, दैट इज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन प्रोसेस दैट इज स्टेट। In 1920, on basis of statistical calculation, Satyendra Nath Bose gave the concept of fifth state of matter, that is Bose-Einstein, उन्हीं के नाम पे पड़ा। Later American scientists succeeded in obtaining the state, यहाँ पे आप छोड़ दीजिए। The Bose-Einstein state is formed by सुपर कूलिंग अ गैस ऑफ एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। जो लो डेंसिटी के जो गैसेस होते हैं ना उनके सुपर कूलिंग से ये फॉर्म किया गया है। अबाउट 100,000 ऑफ द डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर, है ना, टू सुपर लो टेम्परेचर। दिस प्रोसेस इज नोन एज बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन प्रोसेस। ये पूछा नहीं जाने वाला है कि बोस-आइंस्टीन को आपको डेफिनेशन देना है, डिफाइन करना है। अब प्योर सब्सटेंसेस में आपसे पूछा जाता है कि प्योर सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं, एलिमेंट्स क्या हैं एंड मेटल्स क्या है। तो मेटल्स में मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलाइट से क्वेश्चन बनते हैं। तो प्योर सब्सटेंस क्या है, अगर अ सिंगल सब्सटेंस or matter which cannot be separated into other kinds of matter by any physical process is pure substance। तो फिर प्योर सब्सटेंसेस में क्या आता है, तो आपको याद रखना है कि प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट्स आता है एंड कंपाउंड्स आता है। मैं वन बाय वन सारे के सारे लाइंस को नहीं पढ़ूंगी, मुझे जो लगा कि ये लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है तो मैं वो सारी की सारी चीजें मैंने हाईलाइट करके रखी हैं एंड वही कंप्लीट मैं करूंगी। ये वीडियो मैं इस तरीके से प्रिपेयर कर रही हूँ कि आप 1 से 2 बार देखिए, उसके बाद आप अपने नोट्स को पढ़िए, आप लूसेंट के स्पेसेस को अपने हिसाब से पढ़िए, चीजें वही कंप्लीट हो जानी है। फिर यहाँ पे देख लीजिए अप्रोक्सीमेट ऑफ सम एलिमेंट्स यहाँ पे दिया हुआ है और परसेंटेज इन द अर्थ क्रस्ट दिया हुआ है, राइट। ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है, तो 46.6% है। ये डेटा आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कितनी बार आपसे पूछा गया है किसका, तो पोटेशियम का, मैग्नीशियम का, कैल्शियम का और सबसे ज्यादा पूछा गया है एल्यूमिनियम का, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, 46.6% है। सिलिकॉन कितना है, 27.7% है। एल्यूमिनियम जो है वही 8% है और आयरन 5, कैल्शियम 3.6% है। पोटेशियम जो है ये 2.8% है एंड मैग्नीशियम जो है ये 2.1% है। हाइड्रोजन का कितना है, वही 0.14 है और फास्फोरस का 0.12 है। एलिमेंट हमने देख लिया है। अब एलिमेंट प्योर सब्सटेंस हमने देखा है। एलिमेंट का आपको एग्जाम्पल पता होना चाहिए, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, हाइड्रोजन है, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, है ना। एलिमेंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। जो कि एलिमेंट्स जो है वो कितने टाइप में क्लासिफाइड है, तो मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स में। आप इसको एलिमेंट को बाइफर्गेट कर सकते हो, एलिमेंट्स को आप इसको डिवाइड कर सकते हो। तो एलिमेंट्स में क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटल हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्शन मरकरी विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। एक्सेप्शन में क्या है, मरकरी है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है। आर नॉर्मली हार्ड। दे हैव लस्टर, हाई मेल्टिंग पॉइंट किसके पास, मेटल्स के पास लस्टर है एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट है एंड ऑल्सो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। मेटल्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं एंड हीट होते हैं। तो आपसे पूछा जाता है ना, आपको कुछ चीजें दे दी जाती है और आपसे पूछा जाता है इसमें
गुड कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा है, तो ये जो मेटल्स होंगे ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होंगे, है ना। द कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ पॉजिटिव आयंस एट देयर लैटिक पॉइंट, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा कि इसका जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ हीट तो है ही, साथ ही साथ इसका कंडक्टिविटी जो है मेटल का वो डिक्रीज हो जाता है अगर आप टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे इसको लेके आते हो, वाइब्रेट करता है पॉजिटिव आयंस एट देयर लैटिक पॉइंट। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, जिंक। ये आपने देखा होगा कि आयरन को जब आप गर्म करते हो तो क्या होता है, आप आयरन को बिना गर्म किए आप चाहो तो किसी औजार में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको कंप्लीट इसको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पे इसको गर्म करना पड़ेगा, चाहे आप कॉपर की बात कर लो, उसकी भी बात कर लो। फिर नॉन मेटल्स क्या है, नॉन मेटल्स आर द एलिमेंट विच प्रॉपर्टीज अपोजिट टू दोज ऑफ मेटल्स। मेटल्स जो है उसके जस्ट अपोजिट है, तो क्या है भाई, ये लस्टर है तो यहाँ पे क्या होगा, नॉन लस्टर होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो यहाँ पे क्या होगा, ये सारी चीजें हमें देख लेनी है। They are found in all state of matter. They do not possess luster. एक्सेप्शनल आयोडीन, आयोडीन जो है ये क्या है, ये नॉन मेटल है और इसमें लस्टर होता है, ठीक है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे एक्सेप्शन ग्रेफाइट। अब नॉन मेटल में आपसे बात किया जाए तो नॉन मेटल में क्या है, नॉन मेटल में एक एक्सेप्शनल हमने देख लिया आयोडीन को, तो आयोडीन जो है ना इसके पास किस चीज का एक्सेप्शन है, ये इसमें लस्टर होता है। दूसरा है कि जो आपका ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट जो होता है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ना कि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन है क्या एक्चुअल में, ये है तो नॉन मेटल ही ना, लेकिन एक्सेप्शन है नॉन मेटल में कि इसके पास ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। दे आर नॉट मेलेबल एंड डक्टाइल। अब एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं एक्सेप्ट ग्रेफाइट। नॉन मेटल्स देख लिया, मेटल्स देख लिया, अब बात हम करते हैं मेटेलाइट्स की। मेटेलाइट्स में क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले तो देख लीजिए अप्रोक्सीमेट एलिमेंट्स इन एलिमेंट्स, परसेंटेज ऑफ ह्यूमन बॉडी। अब हमारे बॉडी में किसका कितना परसेंटेज है ये आपको यहाँ पे दिया गया है, जिसमें ऑक्सीजन क्या है, ये है 65, कार्बन 18, हाइड्रोजन 10, नाइट्रोजन 3, कैल्शियम 2 क्या 2%, हर जगह मैं परसेंट नहीं बोलूंगी गाइस, ये आप वैसे ही समझ जाइए। फास्फोरस क्या है 1, पोटेशियम 0.35, सोडियम जो है ये 0.15 और क्लोरीन जो है ये भी 0.15 ही है। मैग्नीशियम कितना है 0.05, आयरन जो कि 0.0004 में है। आयरन की मात्रा जो है ना, ये आयरन का जो इनटेक है वो फीमेल में ज्यादा होना चाहिए, मेल में इनके कंपैरेटिवली मेल में कम भी रहे तो भी चलेगा, फीमेल को आयरन की जरूरत ज्यादा पड़ती है। अब मेटेलाइट्स क्या है, मेटेलाइट्स आर द एलिमेंट विच हैव कॉमन प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। कुछ ऐसे कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो कि नॉन मेटल्स के भी हैं एंड बोथ मेटल्स के भी हैं, वो जिसमें है वो मेटेलाइट्स है, लाइक आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ जो है ये नॉन मेटल्स और मेटल्स का कुछ ना कुछ जो है कंपोजिशन है, कंपोजिशन में कह रही हूँ, इट मीन्स कि कुछ प्रॉपर्टीज जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की वो सेम है, किसमें, आर्सेनिक में, एंटीमनी में एंड बिस्मुथ में, दैट इज कॉल्ड मेटेलाइट्स। तो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेस दैट आर कंपोज्ड ऑफ 2 or more different element in fixed proportion by mass. So the properties of a compound are entirely different from those of element from which is made. Example water, वाटर का कंपोजिशन क्या है, शुगर का कंपोजिशन क्या है, साल्ट का कंपोजिशन क्या है, लेकिन डिफरेंट जो इसका कंपोजिशन है उसके हिसाब से इसकी एलिमेंट्स जो है वो डिफरेंट तरीके से बने हुए हैं और डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। जैसे क्लोरोफॉर्म आप ले लीजिए, अल्कोहल ले लीजिए, ईथर ले लीजिए, ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स को फिर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरीके में आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कंपाउंड को क्लासिफाइड कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक में एंड सेकंड वन इज इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है तो ये लिविंग सोर्सेज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। द कंपाउंड्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग सोर्सेज, जो जीवित
जो सोर्सेज है ना उनसे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड वहीं पे नॉन लिविंग सोर्सेज से मिलते हैं। जैसे अब उदाहरण के तौर पे आप लेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आपको लिविंग सोर्स से मिलेगा, प्रोटीन आपको लिविंग सोर्स से मिलेगा, ऑयल्स आपको मिलेगा, फैट्स आपको मिलेंगे लिविंग सोर्स से। इनऑर्गेनिक में क्या है, कॉमन साल्ट, मार्बल, वॉशिंग सोडा। अब आपको लगता है कि मार्बल जो है और कॉमन साल्ट जो है आपको वो लिविंग सोर्सेज से मिल सकता है और वॉशिंग सोडा आपको लिविंग सोर्सेज से मिल सकता है, बिल्कुल नहीं। ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हो गई, इनऑर्गेनिक हमने देख लिया। अब हम बात कर लेते हैं मिक्सचर की। अ मटेरियल ऑब्टेन बाय मिक्सिंग टू और मोर सब्सटेंसेस, लाइक चीनी को नमक से मिक्स कर लो, है ना। अब उसी में बहुत टाइप के मिक्सचर होते हैं, मैं आपको बस एक प्लेन एग्जांपल दे रही हूँ कि पानी में नमक मिक्स कर लो, पानी में चीनी मिक्स कर लो, पानी में नींबू मिक्स कर लो, ये सब क्या है, ये सब एक टाइप का मिक्सचर ही है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट इन द मिक्सचर रिमेन अनचेंज्ड। एग्जाम्पल क्या है, मिल्क, सी वाटर, पेट्रोल, पेंट, ग्लास, सीमेंट, वुड। ये सारे के सारी चीजें क्या है, ये सारी की सारी चीजें एग्जाम्पल है किसके, मिक्सचर के, मिश्रण की। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आपको देखना है, होमोजीनियस में मिक्सचर में और हेट्रोजीनियस मिक्सचर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। एग्जाम्पल ही देख लो, यहीं पे सारी चीजें कंप्लीट हो जानी है फ्रेंड्स। कॉमन साल्ट डिसॉल्व इन अ वाटर, दिस इज एक्चुअली द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड कॉमन साल्ट। सुगर डिसॉल्व इन अ वाटर, दिस इज एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ डिसॉल्व सुगर इन द वाटर। आयोडीन डिसॉल्व इन CCl4, ठीक है। बेंजीन जो है, बेंजीन इन टॉल्यूएंट एंड मिथाइल अल्कोहल इन वाटर। तो इसमें जो बेंजीन घुलेगा वो सब क्या है, अल्कोहल में और मिथाइल अल्कोहल में जब बेंजीन घुलेगा तो वो क्या है, वो मिक्सचर है। तो ये सब क्या है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, ये भी तो जरूरी है। अब एग्जाम्पल दिया हुआ है और हमें पता ही नहीं है कि होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। अब होमोजीनियस मिक्सचर को मैं रफली अगर समझाऊं तो आप पानी में जब साल्ट मिला देते हो तो क्या वो साल्ट आपको दिखता है, वाटर में नहीं मिलता है। जब तक नहीं मिलता है तभी तक दिखता है, जब मिल जाता है, जब वो डिसॉल्व हो जाता है तो नहीं दिखता है। आप टेस्ट करके बता सकते हो कि नमक है। फिर उसी तरीके से जब आप चीनी मिलाते हो वाटर में तो क्या होता है, वो चीनी जब डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो वो चीनी के साथ वाटर का मिश्रण जो होता है, ये आप टेस्ट करके बताते हो कि वाटर में चीनी मिला हुआ है, अदरवाइज आपको चीनी नहीं दिखता है। तो ये सब है होमोजीनियस मिक्सचर, जिसमें आप उसको चेक नहीं कर पाओ, आप देख नहीं पाओ, वो सारी चीजें आ जाती हैं आपकी होमोजीनियस मिक्सचर में, इन रफ आइडियाज। हेट्रोजीनियस मिक्सचर वही, जैसे आपने नमक के साथ बालू मिला दिया, आपने चीनी के साथ बालू मिला दिया, आपने आयरन जो आपके पाउडर है उसके साथ आपने चीनी को मिला दिया, या कुछ भी आप मिला लो, तो सैंड मिला दिया, तो वो सारी की सारी चीजें जो होती हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होती है, जिसको आप इजीली देख सकते हो। अ मिक्सचर ऑफ सल्फर एंड सैंड, अ मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं इज एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, मिक्सचर का सेपरेशन क्या है, सम मेथड्स ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स आर गिवन बिलो। कुछ मेथड्स हैं जिससे आप मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हो। क्या अगर मैं आपको बोलूं कि आप चीनी और पानी के घोल को सेपरेट कर सकते हो, आप नमक और पानी के घोल को सेपरेट कर सकते हो, तो यही सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अब फर्स्ट प्रोसेस है सब्लिमेशन, सेकंड प्रोसेस है फिल्ट्रेशन, थर्ड है आपका इवापोरेशन और उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन। तो ये सारे के सारे प्रोसेस हम देखेंगे। फिफ्थ में हम देखेंगे डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है, एंड उसके बाद सिक्स्थ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या है, फिर क्या है क्रोमैटोग्राफी क्या है, ये सारी चीजें हम वन बाय वन देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सब्लिमेशन की। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर, है ना, विदाउट पासिंग थ्रू अ लिक्विड स्टेट, एंड दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर द सब्सटेंसेस व्हिच आर sublime in their separation from non-sublimate materials। इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन और नेफ्थलीन जो है, ये सब एग्जांपल्स हैं किसके, सब्लिमेशन के। सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये आपसे पूछा जाता है
किसके बारे में? हॉर फर्स्ट के बारे में, फ्रॉस्ट के बारे में। तो ये क्या है? ये द प्रोसेस ऑफ डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर इनटू सॉलिड। डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ वेपर से डायरेक्ट कन्वर्जन किस में? सॉलिड में। वेपर से डायरेक्ट कन्वर्जन किस में? सॉलिड में। तो उसको क्या, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? हॉर फर्स्ट विधि। फिल्ट्रेशन क्या है? दिस इज अ प्रोसेस ऑफ क्विक एंड कंप्लीट रिमूवल ऑफ suspended solid particles from the liquid by passing a suspension through a filter paper. Filtration है क्या? A removal of solid particles from engine oil in a car engine. Filtration of tea from tea leaves in a preparation of tea. अब यहाँ से आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि रियल लाइफ में जब आप चाय बनाते हो तो चाय बनाने के बाद क्या करते हो? वो जो टी लीफ होता है उसको क्या करते हो? उसको फिल्टर करते हो, मतलब छानते हो। अब पानी में कुछ गंदगी मिला है, सैंड मिला है, कुछ भी मिला है, तो उसको क्या करोगे? उसको फिल्टर करोगे, उसको छानोगे। तो वो जो प्रोसेस है वो क्या कहलाएगा? वो सब्लिमेशन नहीं कहलाएगा, वो फिल्ट्रेशन कहलाएगा। सब्लिमेशन किस प्रोसेस को कहेंगे वो आपको पता है, हमने देख लिया है। अब बात आती है इवेपोरेशन की। इवेपोरेशन मतलब वाष्पीकरण। क्या होता है ये, कैसे होता है? एग्जाम्पल हम देखते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन अ समर फ्रॉम पॉन्ड्स। पॉन्ड से जो तालाब है उससे इवेपोरेट होके वाटर जो ऊपर की तरफ जाता है वो इवेपोरेशन प्रोसेस है। उसके बाद सेकंड क्या है? प्रिपरेशन ऑफ कॉमन साल्ट फ्रॉम सी वाटर बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आपने देखा होगा, कभी आप मुंबई या फिर कोस्टल एरियाज में आप जाओगे तो आप देखोगे कि एक छोटा छोटा एक पार्ट बना के, जैसे खेती होती है ना उस तरीके से उसका चौराहा ऊंचा कर दिया जाता है और उसमें पानी जमा किया जाता है और वही पानी वाष्प की तरह ऊपर जाता है और नमक बनता है। तो ये प्रोसेस होता है नमक बनाने का। ड्यूरिंग समर वाटर केप्ट इन अ अर्दन पॉट, राइट, जो मिट्टी का पॉट होता है उसमें रखा जाता है और वो कूल हो जाता है बिकॉज द इवेपोरेशन प्रोसेस। ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा जा चुका है। क्रिस्टलाइजेशन क्या है? तो क्रिस्टलाइजेशन द मेथड इज मोस्टली यूज फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस। अब इसके लिए भी इतना ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जाम्पल है अल्कोहल, वाटर, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड द हॉट सॉल्यूशन इज फिल्टर्ड। फॉर द सेपरेशन ऑफ मोर complex mixture fractional crystallization is used, ठीक है, which is the component of mixture crystallize out of different interval of time। ये आपने यहाँ पे देख लिया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात कर रहे थे जो कि अल्कोहल, वाटर, एसिटिलीन और क्लोरोफॉर्म की बात कर रहे थे क्रिस्टलाइजेशन के एग्जाम्पल के लिए। द क्लियर फिल्टर इज कूल्ड स्लोली टू रूम टेम्परेचर when pure solid crystallize out. This is separated by the filtration and dried. Next है distillation। distillation process में हम क्या देख लेते हैं? evaporation plus condensation is called distillation। अब इसका एग्जाम्पल क्या है? मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड वाटर और मिक्सचर ऑफ वाटर बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस एंड मिथाइल अल्कोहल जिसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 45 डिग्री सेल्सियस कैन बी सेपरेटेड बाय दिस मेथड। किसके द्वारा? तो डिस्टिलेशन के द्वारा। किसके द्वारा? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में आपको एक चीज याद रखना है कि जैसे यहाँ पे डिस्टिलेशन में आपने क्या देखा और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या हो जाएगा कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ना वो डिफरेंट होता है। लाइक एग्जांपल से आपको मैं समझाऊं तो मिथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट 338 होगा और एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कुछ और है। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से इन दोनों को अलग किया जाएगा। दैट इज used to separate two or more volatile liquid which have different boiling point. This is your fractional distillation. Separation of oxygen, nitrogen, inert gases and carbon dioxide from liquid air, उसको क्या बोलेंगे? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस के थ्रू इसको सेपरेट किया जा सकता है। फिर क्रोमैटोग्राफी क्या है? क्रोमैटोग्राफी में हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना है कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो मीनिंग होता है क्रोमा मीन्स कलर। The technique of chromatography is based on difference in the rate at which the components of mixture are absorbed in the suitable absorbent. There are many type of chromatography. तो क्या क्या है आपका? absorption, कॉलम क्रोमैटोग्राफी है और थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी है, पेपर क्रोमैटोग्राफी है। इतना ज्यादा इसको सीरियस लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ से आज तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। अब सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन क्या है? बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं
कि ये आपका मड है, ये आपका क्या है, ये आपका मड है और दिस इज योर वाटर। अब आप क्या करोगे, किसी बीकर से, किसी ग्लास से आप ऐसे वाटर निकालोगे कि उसमें मड की भी क्वांटिटी आ जाए और इसमें वाटर भी आ जाए। जब आप उसको किसी दूसरे बर्तन में डालते हो तो उसमें क्या जाएगा, उसमें सिर्फ पानी नहीं जाएगा, उसमें मड भी जाएगा। लेकिन अगर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ दिया जाए तो जो मड है, जो सैंड पार्टिकल्स है, जो भी डस्ट पार्टिकल्स है, वो क्या होगा, वो नीचे की तरफ चला आएगा और ऊपरी सतह पे क्या आएगा, वाटर आएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन। अब आपने देखा होगा कभी कभी रूरल एरियाज में क्या होता है, आप हैंड पाइप चलाओगे ना तो पानी के साथ साथ बालू भी आता है। तो व्हाट द पीपल डू, क्या करते हैं वो लोग, तो वो इसी प्रोसेस को अपनाते हैं। बाल्टी में पानी भरने के बाद थोड़ी देर छोड़ दिया जाता है तो वो ऑटोमेटिकली जितना जो सैंड है ना वो नीचे चला जाता है और पानी जो है वो ऊपर चला जाता है। ठीक है, इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो नीचे की तरफ चला जाएगा और लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो ये क्या है, ये सेडिमेंटेशन एंड डिसेंटेशन प्रोसेस है, इसी को कहते हैं। अब क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ चेंज इन स्टेट, मेल्टिंग पॉइंट, उसके बाद क्या है बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट देखना है, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट देखना है, फिर देखना है इवेपोरेशन। अब ये चार चीजें देखने के बाद वेपर, और फिर लास्ट हमें देखना है कंडेंसेशन, जिसको लिक्विफैक्शन भी बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आज हम यहाँ पे रिवाइज कर लेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें बात करनी है मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, आपसे पूछा जाएगा कि आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनाए जाते हैं। इन शॉर्ट आपको देखना है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट। अभी यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है और लिक्विड में क्या है, आपको वाटर का कितना है, इथेनॉल का कितना है, क्लोरोफॉर्म का कितना है और एसीटोन का कितना है, ये आपको मेंशन कर लेना है अपने नोट्स में। दूसरा देखना है जो इंपॉर्टेंट चीज है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस टू वेपर स्टेट अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब यहाँ पे जो सबसे बात जो आती है याद करने की, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपसे पूछा जाता है, 3-4 स्टेप्स आपको दे दिए जाते हैं, 3-4 लाइंस लिख दिया जाता है, उसमें एक रहता है द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इट इज व्हाट, इट इज द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये आपका सही होगा, ना कि इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर सही होगा। सॉल्युबल इम्प्योरिटीज इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कैसे बढ़ जाता है, तो जो इम्प्योरिटीज होती है ना, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है, उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो इंक्रीज हो जाता है। अब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड बाय गिविंग आउट अ हीट एनर्जी इज कॉल्ड व्हाट, फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, ये आपसे कितनी बार पूछा गया है, 0 डिग्री सेल्सियस। इवेपोरेशन वहीं पे आपको देखना है। तो यहाँ पे क्या देखना है आपको, इवेपोरेशन में कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इवेपोरेशन आप जानते हो कि क्या होता है, बस उतना काफी है। वेपर प्रेशर क्या होता है, तो उसका एग्जांपल से आप समझ जाओगे, हायर द वेपर प्रेशर ऑफ पर्टिकुलर लिक्विड लेसर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर। यहाँ से ज्यादा आपको कोई और भी चीज देखने की जरूरत नहीं है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। लिक्विड का हमने देख लिया, हमने फ्रीजिंग पॉइंट का देख लिया, हमने क्या है बॉइलिंग पॉइंट का देख लिया। उसके बाद हमें ये याद रखना है, यहाँ पे आप पॉइंट दे दो इंपॉर्टेंट, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। डिक्रीज इन टेम्परेचर नहीं, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ऐसे ही आपको कंफ्यूज करता है एग्जामिनर। नेक्स्ट है कंडेंसेशन क्या होता है, कंडेंसेशन इज अ प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम इट्स गैसियस टू लिक्विड स्टेट एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। गैस से लिक्विड में जो चेंज होता है ना, उस टेक्निक को क्या कहेंगे, उस चीज को क्या कहेंगे आप, कंडेंसेशन कहेंगे, है ना। ऑन कूलिंग द गैस पार्टिकल्स लूज देयर काइनेटिक एनर्जी। क्या लूज करते हैं, काइनेटिक एनर्जी। सो द मोशन ऑफ पार्टिकल्स स्लोली स्लोज डाउन एंड दे कम वेरी क्लोज टू वन अनदर एंड अल्टीमेटली दे लिक्विफाइड।
अब यहाँ से और कुछ समझाने की जरूरत यहाँ पे आपको नहीं है और आपको कुछ और भी देखने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमने क्या देख लिया, हमने कंडेंसेशन देख लिया, हमने वेपोराइजेशन देख लिया, वेपर प्रेशर देख लिया, इवेपोराइजेशन देख लिया। उसके बाद जो बात आती है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की, जो काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये चारों के चारों पॉइंट आपको आने चाहिए। 1803 से लेके 1808 तक एटॉमिक theory has been given by John Dalton. The main point of Dalton atomic theory क्या क्या है, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ ये आपको कंठस्थ याद होने चाहिए। Element consist of minute, right? Minute, indivisible, it's not minute, sorry, it's minute, indivisible or indestructible particle called atoms. Atoms of an element are identical to each other. They have same mass and same size. Atoms have same mass and same size. Atoms of different elements differ in properties and have different mass and different size. Atoms cannot be created, destroyed or transformed into atoms of other element. तो ये तीन चीजें, सेम मास, सेम साइज, डिफरेंट मास, डिफरेंट साइज, एटम्स ऑफ अदर एलिमेंट जो है वो ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, डिस्ट्रॉयड नहीं किया जा सकता। ये सारी चीजें मोटा मोटी आपको एक जगह नोट करके रख लेना है। फिर एटम क्या है उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, मॉलिक्यूल्स क्या है उसके बारे में दिया हुआ है, मोल क्या है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है आपसे पूछा क्या जाता है, द एटम ऑफ हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट, ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाता है। एग्जाम्पल आप रट्टा मार लेंगे। मॉलिक्यूल्स क्या है, मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड दैट कैन हैव अ स्टेबल एंड इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल्स क्या है वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। एंड मोल, 1 मोल बराबर कितना होता है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। ठीक है, 1 मोल मॉलिक्यूल्स क्या होता है ये आपसे पूछा जाता है। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट ये आपसे पूछा जाता है एवोगाड्रो नंबर। तो ये चीजें आपको एक जगह नोट करके रख लेनी है और बार बार देखना है, क्योंकि फिगर इतना क्लोज होता है ना कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। 10 to the power 23 रहेगा तो -23 दे देगा, कभी 6 to the power 203 दे देगा। इस तरीके से ये लोग इंटरचेंज कर देते हैं डिजिट्स को ही। तो एवोगाड्रो नंबर क्या है ये आपको यहाँ पे देख लेना है, नोट डाउन कर लेना है। इफ देयर इज 1 million mg² प्लस आयंस, तो MgCl2 देन द नंबर ऑफ Cl आयंस विल बी 2 million। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे और कुछ नहीं देखना है। एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कैसे निकालते हैं तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। एक्चुअल मास ऑफ 1 एटम ऑफ एलिमेंट क्या होता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये सारे के सारे आप बुक लेके बैठिए प्लीज जब आप इस नोट्स को देख रहे हो, और जो जो चीजें इंपॉर्टेंट है एक हाईलाइटर रखिए एंड हाईलाइट करके जाइए। फिर आपको बार बार मेरे वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप जो हाईलाइट करके रखे हो उसी को रिवाइज करके आप जाना। मॉलिक्यूलर मास क्या है तो यहाँ पे वो आपको यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और उसके बाद हमें देखना है कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम आर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में सबसे ज्यादा, वैसे तो आपको सब कुछ एक बार पढ़ लेना है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, निगेटिवली चार्ज आपसे पूछा जाता है कौन है तो इलेक्ट्रॉन है। पॉजिटिवली चार्ज कौन है तो ये प्रोटॉन है। ई से क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया, नी निगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन क्या है, पॉजिटिव, पॉजिटिव, राइट। एंड न्यूट्रॉन जो है ये अनचार्ज है, ना इस पे पॉजिटिव होता है ना इस पे निगेटिव होता है। अब इलेक्ट्रॉन में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं और सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि किसके द्वारा डिस्कवर किया गया, है ना। तो ये क्या है, ये है जे थॉमसन के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। फिर आपसे जो देखना है आपको वो क्या देखना है, द रिलेटिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, AMU एंड इट्स एब्सोल्यूट मास इज इतना। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रॉन का ये देखना है, ये वाला पार्ट देखना है और ये आपको याद करके जाना है। प्लस में 5th वाला आपके लिए याद होगा। एन इलेक्ट्रॉन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट। तो किससे ऑब्टेन किया गया है ये भी कितनी बार क्वेश्चन आपको रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहीं और भी पूछा जा सकता है। इन द सेम वे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का भी आपको किसने डिस्कवर किया था वो देखना है। तो प्रोटॉन जो है ये किसने किया था, गोल्डस्टीन ने किया था। और अ प्रोटॉन वाज नेम्ड बाय रदरफोर्ड।
ये दोनों डिफरेंस आप याद रखेंगे। रिलेटिवली चार्ज ऑन प्रोटॉन इज +1 यूनिट एंड इट्स एब्सोल्यूट चार्जेस जो आपको दिया हुआ है वो कोलम्ब और जो भी चीजें दी हुई है वो आपको नोट डाउन कर लेना है ना। तो ये 5th वाला इंपॉर्टेंट है। और प्रोटॉन जो है ये ऑब्टेन कैसे किया गया है, एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से। कैथोड से कौन सा किया गया है, तो हमने देखा है कि कैथोड से किया गया है कौन सा, इलेक्ट्रॉन किया गया है। जिस पे निगेटिव चार्ज होता है तो वो कैथोड से किया गया है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है वो प्रोटॉन से किया गया। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो किससे किया गया है, वो किया गया है एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से, राइट। अगर यहाँ पे कुछ भी रिपीटेशन हो जाता है उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ आपको एडवांस में, क्योंकि मैं ये वीडियो मैं फटाफट सारी चीजें कंप्लीट कर रही थी एंड मैं भूल गई थी कि मैंने इसको पॉज पर रखा है। सो यहाँ से हम फिर से कंप्लीट करते हैं। आई थिंक मैंने इससे पहले जहाँ पे पॉज किया था वहां पे मैंने न्यूट्रॉन कंप्लीट कर लिया था और मुझे कंप्लीट करना था एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो यहाँ पे हमने बात करी थी क्या, तो एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर क्या है वो हमने यहाँ पे बताया था आपको। अब यहाँ पे और ज्यादा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मास नंबर जो है वो ए से डिनोट करते हैं, उसके अलावा और कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। आइसोटोप्स हमने डिस्कस किया था जिसमें वॉइस नहीं आ पाया। तो आइसोटोप्स में मैंने आपको क्या बोला था, दीज आर द एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर। आइसोटोप्स में क्या होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है। जैसे C612 है, C613 है एंड C614 है। तो 6 जो है ना नीचे का जो है ना ये आपका एटॉमिक नंबर जो है ये सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन क्या है, तो आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 1H1 1H2 इस तरीके से आप देखेंगे तो नीचे का जो एटॉमिक नंबर है ना वो क्या है, वो सेम है और मास नंबर जो ऊपर का है वो डिफरेंट है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम रिस्पेक्टिवली जो है, ट्राइटियम आर द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा ही जाता है कि 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन क्या आप बताइए। तो यहाँ से आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, इसको आप प्लीज मार्क कर लेंगे, आप इसको हाईलाइट कर लेंगे, क्वेश्चन ये एग्जाम में पूछा जाता है। इन आइसोटोप्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर सेम बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। आइसोटोप्स में क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स के नंबर जो होते हैं वो चेंज होते हैं। तो न्यूट्रॉन्स हमने बात कर ली है क्या, इस पे ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना निगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, और प्रोटॉन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। आइसोबार्स क्या है, these are the atoms of element having the same mass number but different atomic number। मास नंबर सेम रहेगा, ऊपर वाला नंबर सेम रहेगा आइसोबार्स में, और नीचे का जो डिफरेंट एटॉमिक नंबर जो है वो डिफरेंट रहेगा। आइसोटोन्स जो है, these are atoms of different element having the same number of neutrons। अब यहाँ पे देख लीजिए, डिफरेंस देख लीजिए, 6 7 8 है, ऊपर में 14 15 16 है, तो आइसोटोन्स ये हो गया। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे आइसो इलेक्ट्रॉनिक की। तो यहाँ पे कुछ भी और इम्पोर्टेंट देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बस ये आप लाइन आप हाईलाइट कर लेंगे। और दूसरा जो लाइन है, द डबली पॉजिटिवली चार्ज जो है, डबल चार्ज जो है पॉजिटिव चार्ज, इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अल्फा पार्टिकल्स। थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे गाइस, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो जाना है। यहाँ से काफी सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ हम यहाँ पे इन शॉर्ट रिवाइज करेंगे थॉमसन मॉडल के बारे में, रदरफोर्ड मॉडल के बारे में, और फिर प्लैंक्स क्वांटम मॉडल के बारे में। ये सारी चीजें आपसे पूछी जाती हैं। थ्योरीज क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, फिर विबग्योर की थ्योरी क्या है, वो सारी चीजें हम वहाँ पे डेफिनेटली देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। अगर मेरी मेहनत समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ ही साथ आप इस वीडियो को किसी भी प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हैं, और हमारे लिए कोई भी कमेंट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए। हमें बहुत ही अच्छा लगता है जब आपके पॉजिटिव या नेगेटिव कमेंट्स या आपके सजेशंस हमें कमेंट बॉक्स में मिलते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।